देखो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सब स्क्रीन इस तरफ देखो। सेक्शन 6.4 का कुछ हिस्सा रह गया था जो मैं तुम लोग को बोल रहा था कि बुक में देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 to 8 एक हिस्सा है। कल भी बताया था जब होमवर्क दे रहा था तो बताया था। तो दिस एक्सरसाइज हैज 3 पार्ट्स। This exercise contains 3 types of problem. First one is check linearly dependent or independent vectors. Then second one is your rank. ठीक है। तो लॉन्ग यहाँ ऑफलाइन एग्जाम होता तो यहाँ लॉन्ग टाइप भी आता है रैंक से, गॉस एलिमिनेशन से एक लॉन्ग टाइप, रैंक से एक लॉन्ग टाइप। ठीक है। और दोनों से एक एक शॉर्ट टाइप। तो अभी तक फिलहाल तुम लोग 20 मार्क्स करीब पा चुके हो। 6.3 एंड 6.4 को सिर्फ देख लेने से 20 प्लस माने 25 तक भी हो सकता है मार्क्स का प्रॉब्लम आ जाता है एग्जाम में। आउट ऑफ 100 मार्क्स इन ऑफलाइन एग्जाम के बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है। अगर ये ऑफलाइन एग्जाम होता तो यहाँ से सिर्फ 6.3 एंड 6.4 को मिला के 22 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एंड ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में सोचा जा सकता है इसमें तो शॉर्ट टाइप होता है सब। तो 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का क्या था कि इस बार एमसीक्यू 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स ना 1 मार्क कितना था रे? सर वन वन सर 110 था सर, एंड 100 कंपलसरी था। हाँ 100 कंपलसरी। माने 100 क्वेश्चन करना था 100 मार्क्स। हाँ सर। माने ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। तो यस सर। उसी अंदाज से अगर देखा जाए तो अगर देखो ऑफलाइन एग्जाम ये होगा तो तुमको 20 मार्क सिर्फ सेक्शन 6.3 एंड 6.4 को मिला के 22 मार्क्स सिर्फ आ जाता है, सिर्फ गॉस एलिमिनेशन एंड रैंक अगर कर लिया तो। माने जो माने जिसका बैक फेक लगता है ना, कैसे बैक लग जाता है तो माने बहुत कम लगता है एक दो स्टूडेंट का। तो एक दो स्टूडेंट का भी नहीं लगना चाहिए क्योंकि देखो कोई भी दो सेक्शन 6.3 6.4 कर लेने से 22 मार्क्स आ जा रहा है। सिर्फ चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 कर लिया, बाकी चैप्टर 8 9 10 कुछ भी नहीं किया तो भी 40 मार्क्स तो कर लेगा। 35 में पास मार्क होता है। तो आउट ऑफ 100 40 मार्क्स आ जाएगा सिर्फ चैप्टर 6 एंड 7 कर लेने से। और एमसीक्यू सिर्फ अगर सिर्फ इस बार भी अगर एमसीक्यू एग्जाम हुआ अर्थात ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो भी देखो चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 को मिला के माने मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आएगा। मिनिमम मिनिमम 10 माने इससे ज्यादा आ सकता है, 15-20 क्वेश्चन भी आ सकता है। तो चैप्टर 6 एंड 7 को ही चैप्टर 6 एंड 7 कर लिया तो 20 क्वेश्चन तो गारंटी, 20 क्वेश्चन मस्ट। माने ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो भी 20 क्वेश्चन मस्ट चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। और चैप्टर 6 में भी कौन कौन सा सेक्शन है? 6.3 एंड 6.4 एंड 6.5 6 है। तो 6.3 6.4 6.5 में कोई एक्सरसाइज नहीं, 6.6 6.6 में एक एक्सरसाइज है, 6.7 इतना तक पढ़ना। तो 6.3 4 5 6 7 एक एक्सरसाइज तो उसमें एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा थ्योरी है 6.5 में। तो देखा जाए 6.3 से 6.7 में टोटल ओनली 4 एक्सरसाइज है। 4 एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा
हमें जो सबसे स्लो है तो भी 4 घंटा लगेगा, ठीक है। और एक्सरसाइज 7 चैप्टर 7 में 7.1 से लेके 7.5 तक है सारा सेक्शन। तो वहाँ 5 सेक्शन यहाँ से 4 एक्सरसाइज, उधर से 5 एक्सरसाइज, जैसे 9 तो एक्सरसाइज है। 9 एक्सरसाइज अगर कर लिया तो 40 मार्क्स गारंटी है ऑफलाइन एग्जाम में। एंड ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो भी 22 मार्क्स तो गारंटी है, आराम से कर लोगे। वो भी मेरा नोट को अगर सही ढंग से पढ़ लिया, नोट से ही दुनिया का सारा सब टाइप हो जाएगा। इवन गेट जो एग्जाम होता है ऑल इंडिया वो भी हो जाएगा, सारा एमसीक्यू हो जाएगा सिर्फ नोट से ही, चैप्टर 6 एंड 7 का। जो नोट मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ बहुत ही पावरफुल नोट है, कोई भी क्वेश्चन आए ना उसमें से ही बेस करके आ जाएगा, कर लोगे आराम। तो नोट के अंदर जितना नोट लिखा रहा हूँ, प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ, वो सारा याद कर लेना, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं चैप्टर सेक्शन 6.4 में से, तो 2 मिनट रिवाइज कर रहा हूँ, 2 मिनट। तो थोड़ा सा सब स्क्रीन देखो अभी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे सेक्शन 6.4 में, सेक्शन 6.4 ही पढ़ रहे थे। उसमें अभी आज क्या क्या पढ़े थे थोड़ा सा रिवाइज। एक चीज पढ़े थे लीनियरली, एक चीज पढ़े थे लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। वो तो तुम लोग जानते हो कि क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, हमेशा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स को याद करो। तो एक एक हथियार से सब अगर हो सकता है तो उस हथियार को लेना जरूरी है युद्ध के मैदान में। तो मैं तुम लोग को हमेशा बोल रहा हूँ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स अगर सीख गए तो चैप्टर 6-7 का सब प्रॉब्लम कर लोगे। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का क्या हाथ है, कैसे करेंगे। तो क्या बताया था, लीनियरली जितने वेक्टर्स है हर वेक्टर को क्या करो, एक एक रो में एंट्री करो, ठीक है। तो तो हर वेक्टर जितना जो वेक्टर चेक करने के लिए बोला है, सपोज ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर को चेक करने बोला है, लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो ए वेक्टर को एक रो में बिठाओ, बी वेक्टर को सेकंड रो या थर्ड रो, कोई भी वेक्टर को कोई भी रो में बिठा दो तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ढूंढना, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, हाँ, ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ढूंढा जाता है। और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में देखा जाता है कि अगर एक भी जीरो रो आया है ना तो लीनियरली डिपेंडेंट। क्या किया जाता है, इफ एटलीस्ट वन जीरो रो, कम से कम एटलीस्ट वन जीरो रो, याद रखो सबको बोल रहा हूँ खोल के बोला है वो, ठीक है। इफ एटलीस्ट वन जीरो रो फाउंड देन लीनियरली डिपेंडेंट। ये सारे वेक्टर जो हैं ए बी सी जितना जो भी दिया होगा ये सारे क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। एक भी जीरो रो दिखाई दिया तो, जीरो रो दिखाई दिया तो लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। अगर एक भी जीरो रो नहीं दिखाई दिया बट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स फाउंड देन लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। नो जीरो रो, नो जीरो रो देन लीनियरली। जस्ट शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूं और कुछ 2 मिनट रिवाइज करूंगा। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट खत्म, ठीक है, इतना ही, ये तो रिवाइज है, ठीक है। कोई भी जितना भी वेक्टर होगा एक एक रो में बिठा दो, एक मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर एक उस मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कर दो। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स करने के बाद देखो कि जीरो रो है कि नहीं, और एक भी जीरो रो दिखाई दिया तो लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। एक भी नहीं दिखाई दिया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। सपोज एग्जाम में भूल गए कि जीरो रो दिखाई देने से डिपेंडेंट बोले थे सर या इंडिपेंडेंट बोले थे। तो देखो मैं उसके लिए एक तरीका बता रहा हूँ, मैंने तुम्हारा मेमोरी के लिए देखो, जीरो रो, जीरो कैसे दिखता है, ऐसे। तो स्क्रीन देखो, एंड लीनियरली डिपेंडेंट जब लिखते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट, तो ये डी को देखो, डी एंड जीरो को देखो, ये दोनों एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो याद करने का एक तरीका मैं तुम लोग को दे रहा हूँ मेमोरी के लिए, कि जब जीरो रो दिखाई देगा तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। याद हो गया सबको, और कंफ्यूज नहीं होगा एग्जाम में। सपोज जीरो रो दिखाई दिया तो सर क्या बोले थे, लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट बोले थे। अगर कंफ्यूजन आता है तो इसको देख लेना, इंग्लिश लेटर को,
जीरो कैसे दिखता है ऐसे, और डी भी तो जीरो जैसा ही दिखता है, लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट में तो ऐसा नहीं है ना, जीरो जैसे दिखाई देने वाला। लीनियरली इंडिपेंडेंट जब लिखते हैं एल आई, ना आई जीरो जैसा दिखता है ना एल जीरो जैसा। समझ में आ रहा है अभी? हम हाँ बोलो रे कोई, क्या हाँ नहीं सर, बोल। समझ गए सर। मैं एक्चुअली ये नहीं बोलना किसी को, लोग हंसेंगे, मैंने जस्ट मैं तुम लोग के लिए, सिलिकॉन वालों के लिए बोल रहा हूँ कैसे क्या करते हो ऐसे। मैं जैसे तुमको बोल रहा हूँ ना, ऐसे कुछ अंदर कुछ अपने से ही एक ट्रिक बना देना। ट्रिक बना देने से क्या हो जाता है, दिमाग में ना वो कॉन्फ्यूजन नहीं होता एग्जाम के टाइम, मैंने याद रह जाता है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन ये हो सकता है, जैसे कि तुम में से जो सब होमवर्क दिए थे उसमें से किसी का मैं देखा हूँ, नाम नहीं बोलूंगा किसी का, तो वो लिनियरली डिपेंडेंट लिखने की जगह पर लिनियरली इंडिपेंडेंट लिखा है, लिनियरली इंडिपेंडेंट की जगह पर लिनियरली डिपेंडेंट लिख दिया था। तो ये कंफ्यूजन क्यों हुआ था, क्योंकि वो याद नहीं कर पाया कि सार किस कौन से टाइप में इंडिपेंडेंट बोले थे, किसके लिए डिपेंडेंट बोले थे। तो उसके लिए मैं ये परमानेंट मेमोरी में कैसे जाए, उसके लिए मैं तुम लोग को ये बॉक्स समझा रहा हूँ। माने जीरो रो दिखाई दिया तो लिनियरली डिपेंडेंट, ये याद रखो। तो बाकी एक चीज याद रखो, तो दूसरा जीरो रो दिखाई नहीं दिया तो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, काम खत्म। अभी सेकंड सेकंड में तुम लोगों को क्या पढ़ाया था, रैंक। अच्छा, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में जितना प्रॉपर्टी लिखाया हूँ, नोट लिखाया हूँ, नोट या तो प्रॉपर्टी, नोट ही लिखाया हूँ, नोट के अंदर नोट या प्रॉपर्टी जो सब लिखाया हूँ उसको जरूर याद रखना। रिमेंबर 100%, रिमेंबर गारंटी। ठीक है, वो भी लिख दो, गारंटी याद रखना। कोई कोई भी चीज ऐसे नहीं कि सिर्फ लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, नोट के अंदर जहां नोट है या तो फॉर्मूला है या प्रॉपर्टीज है, वो गारंटी याद करो। सिमिलरली रैंक, वो सब अभी बोलने से फिर बार और एक बार रिवीजन, जब टाइम हमारा क्रॉस हो जाएगा कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको पढ़ना है। तो एक्सरसाइज 6.4 देखो 3 क्लासेस हो चुका है ऑलरेडी, जो कि टीचर लोग एक ही क्लास में कैसे खत्म कर देते हैं मुझे पता नहीं। एक एक टीचर होते हैं ना, एक 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 क्लास में ओनली वन पीरियड में पूरा सेक्शन 6.4 उड़ा देते हैं। तो देखो मैं 3 क्लास ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। देखो इधर देखो, रैंक, रैंक का रिवीजन कर रहा हूँ। रैंक में भी क्या बोला था, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है, मैट्रिक्स का रैंक होता है। ठीक है, रैंक इज ऑलवेज ए पॉजिटिव, रैंक इज ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं, माने जीरो भी हो सकता है रैंक, जीरो से बड़ा होता है। रैंक क्या होता है, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, जीरो से नेगेटिव नहीं होता रैंक। रैंक जीरो किसका होता है वो भी बताया था, सिर्फ नॉन मैट्रिक्स का, माने जीरो मैट्रिक्स का रैंक जीरो होता है। और दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स का रैंक एटलीस्ट वन तो होगा, वन या तो वन से ज्यादा होगा, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। कैसे निकालते हैं वो भी बताया था। तो एक मैट्रिक्स है, फर्स्ट फाइंड इट्स इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। क्या करो, पहले मैट्रिक्स ए का, सपोज ये ए मैट्रिक्स है तो उसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ढूंढना। क्या करना है हमेशा, देखो कोई भी चीज अगर लॉन्ग टाइप है और तुमको पता ही नहीं है क्या किया जाएगा, चैप्टर 6 एंड 7 में सपोज एग्जाम पे, सपोज ऐसे तो नहीं होगा मेरे स्टूडेंट का, कभी ऐसे नहीं होता, सपोज भूल गया चैप्टर 6 एंड 7 का कोई लॉन्ग टाइप है और भूल गया क्या करना है, तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स निकाल देना बस। तो कम से कम अगर 10 मार्क या 5 मार्क का होगा तो 4 मार्क 3 मार्क तो मिल जाएगा तुमको, कुछ बाकी करो ना तो। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स निकाल दिया तो भी टीचर खुश हो जाएंगे और तुमको 5 से 4 मार्क भी दे देंगे। चलो ठीक, रैंक में पढ़ा रहा था, रैंक का रिवीजन। रैंक में क्या करते थे, एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ढूंढते थे, तो जितना इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में जितना को नॉन जीरो रो होता है, तो ये जीरो रो है, तो कितना को नॉन जीरो रो होगा 3 को, तो रैंक हो जाएगा 3, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3। माने रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ये होता है रैंक। ठीक है, और ये रैंक हो गया, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में जितना को नॉन जीरो रो होता है वो होता है रैंक, बस काम खत्म। और रैंक में और एक चीज बताया था कि लार्जेस्ट, it is the size of largest minor whose determinant is not zero। कहने का मतलब है
मैट्रिक्स के अंदर से जितनी जो सबसे बड़ा साइज का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, जो सबसे बड़ा साइज का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, उसका जो साइज है ना वो रैंक मैट्रिक्स। ठीक है, जो बड़ा साइज का डिटर्मिनेंट सपोज 3 क्रॉस 3 साइज का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ तो रैंक हो जाएगा 3। सपोज 2 क्रॉस 2 साइज का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ है ना, उससे बड़ा सब जीरो है तो रैंक होगा 2। ठीक है, तो कहने का मतलब है सपोज ऐसे लिखा है एक मैट्रिक्स, सपोज 4 क्रॉस 4 वाला मैट्रिक्स है, 4 क्रॉस 4 वाला एक मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, और उसका रैंक तुमको दिया गया है, रैंक दिया गया है सपोज 2, रैंक ऑफ बी इक्वल टू 2 ना, ये भी दिया गया है। और तुमको पूछा गया है कि यहां से जितने 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट निकल सकते थे, सपोज सी इज ए माइनर, सी इज ए माइनर, सी एक माइनर है जो 3 क्रॉस 3 साइज का है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, तुमको पूछा गया तो क्या बोलोगे, क्या होगा बोलो, किसी को पता है? देखो एक क्वेश्चन है तुमको वही रैंक, हाँ तो जीरो होगा, क्यों? क्योंकि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स इज 2, इसका मतलब है सबसे बड़ा साइज का डिटर्मिनेंट जो नॉन जीरो होगा ना वो 2 साइज का होगा, उससे बड़ा साइज का जितने डिटर्मिनेंट है ना वो गारंटी जीरो होंगे। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो समझ जाओ, मैं जो बता रहा हूँ ना सब कुछ समझ जाओ, नोट जो पढ़ाया आप उसको पढ़ लो, समझ जाओ। देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी मेड बाय द हेल्प ऑफ दोज नोट्स, जो जितना नोट में तुमको लिखा हूँ उसको बेस करके इनफाइनाइट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो तुम लोग कोई भी क्वेश्चन कर लोगे तुरंत फटाफट अगर समझ गए हो। तो डिटर्मिनेंट टेक्निक से जो रैंक मैं तुमको बताया था उसमें क्या बोला था, सबसे बड़ा साइज का नॉन जीरो डिटर्मिनेंट जो होता है उसका साइज को बोलते हैं रैंक। तो रैंक अगर 2 लिख दिया है और बी का साइज देखो 4 क्रॉस 4 है, तो उसमें 3 क्रॉस 3 वाला जितने डिटर्मिनेंट होंगे जीरो होंगे, 4 क्रॉस 4 वाला जितना डिटर्मिनेंट होंगे उसका भी वैल्यू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि रैंक 2 है, इसका मतलब सबसे बड़ा साइज का जो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है वो 2 साइज का होगा, तो उससे बड़ा साइज का जितने डिटर्मिनेंट होंगे सारे जीरो होंगे। खत्म। तो रैंक का फिर मैं तुमको जो पता है सिल्वेस्टर इनइक्वालिटी है, रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज एंड सिल्वर्स इनइक्वालिटी, एंड रैंक ऑफ ए बी इज लेस और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा बी। ये तीन प्रॉपर्टी गारंटी रैंक का याद कर लेना, देखना 100% तुम लोग देखते ही क्वेश्चन एक सेकंड में कर लोगे। तो ये था रिवीजन, है ना, रिवीजन को अभी मारो गोली, जो समझ चुके हो उनके लिए कुछ नहीं है, और जो नहीं समझे ये रिवीजन काफी है उनके लिए। और देखो होमवर्क सिर्फ इस अभी भी लास्ट काल बोला था रात को भेजने के लिए, तो टोटल अभी भी 12 स्टूडेंट ही टोटल भेजे हो अभी तक आउट ऑफ 37, तो बाकी 25 स्टूडेंट जल्दी करो, ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, नहीं तो मजा नहीं आता। ठीक है, तो आज जो नहीं भेजे हो आज भेज दो गारंटी, नहीं तो उठक बैठक करो खुद से, मैं बोला था ना, तो पनिशमेंट दो खुद को। अच्छा, आज पढ़ेंगे अभी वेक्टर स्पेस, वही सेक्शन 6.4 का वेक्टर स्पेस। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर स्पेस किसको बोलते हैं, और 3 चीज पढ़ेंगे फटाफट फटाफट। वेक्टर स्पेस, बेसिस एंड डायमेंशन। क्या क्या पढ़ेंगे? वेक्टर स्पेस, बेसिस एंड डायमेंशन। आधा घंटा और टाइम है, जल्दी कोशिश करते हैं। तो एक वेक्टर स्पेस इज ए नॉन जीरो, ए नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मतलब सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं, ये नॉन एम्प्टी सेट, सपोज कैपिटल सेट सबको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं ना, सेट ए, सेट बी, सेट, तो ये नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल भी को वेक्टर स्पेस कहेंगे। नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल भी ओवर फील्ड एफ, सपोज कैपिटल एफ, a non-empty set capital V over a field F
is said to be a vector space is said to be a vector space over F कहा जाता है। V को वेक्टर स्पेस कहेंगे ओवर F if the following holds let A comma A vector B vector C vector etc belongs to capital E and अल्फा बीटा गामा ये स्केलर्स है आर स्केलर्स, इसीलिए देखो एरो नहीं दिया हूं अल्फा बीटा गामा में। आर स्केलर्स belongs to the field capital F. Let yes sir then if I क्या क्या सेटिस्फाई होने से V को कहेंगे वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। तो एक है A vector plus B vector should belongs to V for any A vector and B vector belongs to V। तो ऊपर में लिखा गया है A vector B vector V का। तो अगर A वेक्टर B वेक्टर दो तो एलिमेंट है V का, तो A प्लस B भी V का एलिमेंट होगा। ये है खास प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं क्लोजर इन एडिशन। क्लोजर इन एडिशन क्लोजर लिखते हैं, ज्यादा लिखेंगे तो इंग्लिश बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं इसका नाम। देन क्लोजर के बाद एसोसिएटिव क्या है, कोई भी तीन वेक्टर है सपोज, तो कैसे भी देखो A प्लस B प्लस C तो लिखेंगे दोनों तरफ, तो फर्स्ट यहाँ ब्रैकेट दे दो, फिर ब्रैकेट को शिफ्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी क्या है, एक वेक्टर जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू बी सच दैट जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर या तो ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर करो ए वेक्टर ही मिलेगा, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी का नाम है आइडेंटिटी। चौथा क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स for a vector belongs to B there exists minus a vector belongs to B such that a vector plus minus B a vector equal to 0। इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रॉपर्टी। पांच नंबर then a vector plus b vector equal to b vector plus a vector, ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 6 नंबर है अल्फा ए वेक्टर बिलोंग्स टू कैपिटल B। अल्फा क्या है, स्केलर है, कोई भी स्केलर फील्ड F से लेते हैं और कोई भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट बिलोंग्स टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 6 हो गया। 7 है अल्फा इंटू बीटा इंटू ए वेक्टर जितना होगा, अल्फा इंटू बीटा स्केलर, दोनों स्केलर ऐसे लिखो या बीटा इंटू अल्फा ए वेक्टर लिखो चलेगा, ऑल आर सेम। ये प्रॉपर्टी कुछ नाम काम नहीं है। देन 8 अल्फा इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर है, अल्फा एक स्केलर है तो अल्फा इंटू ए वेक्टर प्लस अल्फा इंटू बी वेक्टर लिखा जा सकता है। तो इसको रटने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ देखो फिर समझ जाओगे। माने इतने सारे प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होता है तो वेक्टर स्पेस होते हैं 10 तो प्रॉपर्टी और एक अल्फा ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इंटू ए वेक्टर अगर है तो अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा ए वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 10 नंबर है 1 इंटू ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। 1 क्या है, 1 एक स्केलर है, कहां से, F से, फील्ड F वाला जो सेट है उसमें से लिया गया है। देखो F एक्चुअली क्या है, देखो सभी डेफिनेशन में
जो कैपिटल एफ है ये एक स्कालर माने एक सेट बोल सकते हो, दोनों सेट है, भी एक सेट है, एफ भी एक सेट है। एफ में सिर्फ स्कालर भरा हुआ है, कोई भी वेक्टर नहीं है, और भी में सिर्फ वेक्टर भरा हुआ है, कोई स्कालर नहीं है। भी में क्या है, भी ऐसा, दोनों को दो कॉन्ट्री समझ सकते हो, भी एक कॉन्ट्री एफ एक कॉन्ट्री समझो। भी में सिर्फ वेक्टर आदमी सब रहते हैं, जो सब वेक्टर है ना, और एफ में सिर्फ स्कालर आदमी सब रहते हैं। जस्ट आदमी इसलिए बोल दिया कि तुमको मजाक लगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भी एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ वेक्टर है, एफ एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ स्केलर्स हैं, बस इतना याद रखो। और ये 10 को प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, भी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ। वही लिखा है डेफिनेशन, लिखा है भी इज सेट टू बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द सेट भी, ओवर द सेट एफ, है ना। वेक्टर स्पेस सिर्फ अकेले वेक्टर स्पेस नहीं होता, वो वेक्टर स्पेस होता है ओवर ए स्केलर सेट, तो उसको फील्ड बोलते हैं स्केलर सेट को, ठीक है। तो वेक्टर भी इज ए नॉन एम्प्टी सेट व्हिच इज ए वेक्टर स्पेस ओवर ए स्केलर फील्ड। कब होगा, जब ये 10 को प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा, ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। तो चलो, तो ये हो गया वेक्टर स्पेस। और वेक्टर स्पेस के बाद बेसिस, डेफिनेशन ऑफ बेसिस थोड़ा थोड़ा लिखते हैं। जैसे एग्जांपल थोड़ा दे देता हूं। तो R इज ए वेक्टर स्पेस, द रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये सब प्रूफ कोई जरूरी नहीं है, जस्ट समझ जाओ। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए दे रहा हूं। सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर, आर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर क्यू, ऐसे लिख सकते हैं, ओवर ए फील्ड क्यू। सिमिलरली ये एक एग्जांपल, दूसरा एक एग्जांपल है सेट ऑफ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो जानते हो, लीजिए, तो माने एक्स एक्सिस भी आर है, वाई एक्सिस भी आर, तो आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, प्लेन, रियल प्लेन, क्या बोलते हैं, रियल प्लेन बोलते हैं। प्लेन जहां दो एक्सिस होता है ना, उसको होता है प्लेन। तो सेट ऑफ आर स्क्वायर इज ए वेक्टर स्पेस, जस्ट सिर्फ आर स्क्वायर लिखो, सेट ऑफ नहीं लिखने से लिखा है। आर स्क्वायर इज ए वेक्टर स्पेस, इज ए वेक्टर स्पेस, शॉर्ट में लिख रहा हूं v डॉट s, इज ए वेक्टर स्पेस ओवर r। 3 सिमिलरली ऐसे एक्सेट्रा, इतना लिखो, ज्यादा मत लिखो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। तो ये एक एग्जांपल है अभी। तो हो गया एग्जांपल, वेक्टर स्पेस हो गया बेसिस, डेफिनेशन ऑफ बेसिस। बेसिस क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ, it is a set of maximum number of linearly independent vectors, number of linearly independent vectors। एक सेट है, बेसिस किसको बोलते हैं, इट इज सेट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ linearly independent vectors। बेसिस मतलब बेसिस किसके लिए, बेसिस फॉर ए वेक्टर स्पेस। बेसिस मींस, जब बेसिस का मतलब क्या है, बेसिस का मतलब बेसिस फॉर ए वेक्टर स्पेस, बेसिस फॉर ए वेक्टर स्पेस बोलते हैं एक्चुअली। तो मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल दे, सपोज आर स्क्वायर, आर स्क्वायर में कैसे एलिमेंट्स सब रहते हैं, आर स्क्वायर कौन सा सेट है, ए कॉमा बी, तो है यार ए कॉमा बी दोनों इसका एलिमेंट है, आर का एलिमेंट, ठीक है। आर मतलब रियल लाइन, ए रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर को आर में लिख रहा हूं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आर स्क्वायर में कौन कैसे टाइप का एलिमेंट रहेंगे, जैसे 2, 3 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर का एलिमेंट है। -1, 0 आर स्क्वायर का एलिमेंट है,
एक्सेट्रा। तो आर स्क्वायर में ऐसे सब एलिमेंट रहते हैं। तो आर स्क्वायर में जितने एलिमेंट रहते हैं वो कितने एलिमेंट रहते हैं आर स्क्वायर में, बोलो कितने एलिमेंट होंगे आर स्क्वायर में पॉसिबल, माने दो दो कोऑर्डिनेट वाला जितने एलिमेंट बन से वो सारे आर स्क्वायर का एलिमेंट है। ठीक है, तो कितने एलिमेंट ऐसे पॉसिबल है आर स्क्वायर में, बोलो। ए भी रियल नंबर, बी भी रियल नंबर हो सकता है, तो कितना रियल नंबर है दुनिया में, कितना एलिमेंट हो सकते हैं आर स्क्वायर में? आर स्क्वायर में बहुत सारा, मतलब इनफाइनाइट, गिन नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट सिर्फ दो एलिमेंट के आधार पर हम लोग लिख सकते हैं। तो आधार पर मतलब with the help of only two elements we can express any elements of R square। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, सपोज मैं लिखूंगा 1,0 एंड 0,1, 1,0। अच्छा, इसको मिटा देता हूँ पहले, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ व्हाट इज बेसिस। अच्छा, जैसे कि 2,3 सपोज, ये 2,3 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1,0 प्लस 3 इंटू 0,1 की नहीं, बोलो 2, जैसे देखो लेफ्ट साइड में 2,3 है, राइट साइड में भी जो हम लोग लिखे ना वो 2,3 ही है। जैसे देखो 2 एक स्केलर है, 1,0 क्या है, एक वेक्टर है। तो स्केलर को वेक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे करते हो, हर एलिमेंट के साथ, हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो। So 2 into 1 2, 2 into 0 2, 2 into 0 is 0। Similarly 3 into 0 is 0, 3 into 1 is 3। तो अभी ये दोनों को ऐड करते हैं तो 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 होगा, 0 प्लस 3 होगा। तो ये दोनों को ऐड करने से क्या मिला, 2,3 तो मिला। तो कोई देखो स्क्रीन देखो, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है 2,3 को हम लोग क्या किसका लीनियर कॉम्बिनेशन से दिखाए, 1,0 एंड 0,1 के लीनियर कॉम्बिनेशन से दिखा पाए 2,3 को। सिमिलरली कोई भी एलिमेंट लो आर स्क्वायर से, कोई भी, जैसे कि सपोज कोई बोलेगा सर मैं -99, सपोज 100, सर मैं इतना दिया, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यस -99 इंटू 1,0 लिख दो प्लस 100 इंटू 0,1 लिख दो। तो ये गारंटी देखो -99,0 होगा प्लस 0,100 होगा। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, -99,100 आया ना नहीं। तो इसका मतलब -99,100 को भी हम लोग क्या कर दिए, लीनियर कॉम्बिनेशन से शो कर दिए। कौन सा वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन, 1,0 एंड 0,1। तो ये दोनों केस को देखो, स्टडी करो। ऐसे सभी एलिमेंट आर स्क्वायर में जितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट, सभी एलिमेंट को एक्सप्रेस किया जा सकता है सिर्फ दो एलिमेंट के द्वारा। तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, तो 1,0 एंड 0,1 जो सेट है इसको हम लोग कहेंगे इज ए बेसिस फॉर आर स्क्वायर, फॉर द वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर, फॉर द वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर। ये है कॉन्क्लूजन। कहने का मतलब है बेसिस, मतलब जैसे कि एक घर बनाने के लिए, जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट, छड़ और जो सब गट्टी फटी दरकार होता है ना, तो सीमेंट, छड़, गट्टी, ईंट है ना, ये सबको क्या कहेंगे, बेसिस फॉर द बिल्डिंग। बेसिस फॉर द बिल्डिंग है कि नहीं, बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या चीज दरकार है उसको हम लोग बेसिस कहेंगे, बेसिस फॉर द बिल्डिंग कहेंगे। उसी तरह कोई भी वेक्टर स्पेस बनाने में कितना को मिनिमम एलिमेंट दरकार है, उस सेट को कहा जाता है बेसिस। तो उसमें डेफिनेशन में लिखा जाता है इट इज बेसिस क्या है, इट इज द सेट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स व्हिच फॉर्म्स द वेक्टर स्पेस, व्हिच कैन फॉर्म द वेक्टर स्पेस। एक्चुअली सिर्फ इतना लिखने से हो जाता है, बेसिस क्या है, इट इज द सेट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। और बेसिस क्या चीज होता है, बेसिस फॉर ए वेक्टर स्पेस होता है ना। तो कोई भी वेक्टर स्पेस बनाने में कितना को मिनिमम एलिमेंट दरकार होता है,
वो सेट को कहा जाता है बेसिस। तुम लोग ऐसे दिमाग में डालो कि कोई भी वेक्टर स्पेस को बनाने में कितने को मिनिमम एलिमेंट से बन जाएगा, तो वो है बेसिस। ठीक है, तो जैसे कि और थोड़ा एग्जाम्पल दे देते हैं। तो हम लोग क्या क्या सीखे देखो, सपोज यहाँ में ऐसा नोट लिखा देता हूँ एग्जाम्पल में, नोट, जिसको प्रेस करके कोई लोग पूछेंगे। अच्छा, उससे पहले और एक डेफिनेशन भी खत्म कर देता हूँ। डायमेंशन, सिर्फ 3 चीज पढ़ाना था आज, वेक्टर स्पेस, बेसिस एंड डायमेंशन। तो डायमेंशन पढ़ा देता हूँ पहले, डायमेंशन, और एक क्लास लगेगा आज 12 में और एक क्लास लूंगा शायद, मुझे लग रहा है। मनोज महापात्र सर का जो मैकेनिक्स क्लास था वो आज आने वाले नहीं है बोल रहे थे, तो उनका क्लास भी मैं ले सकता हूँ। तो उसमें ये इसका सारा प्रॉब्लम करेंगे, एक्सरसाइज 6.4 का जो मैंने बाकी क्वेश्चन नंबर 18 to 25, क्वेश्चन नंबर 18 to 25 वेक्टर स्पेस, बेसिस एंड डायमेंशन है, वो मैं कराऊंगा आज, सब प्रॉब्लम कराऊंगा। कहाँ 12:40 में, 12:40 में आज भी नेक्स्ट क्लास दूंगा, उसमें सारा प्रॉब्लम कराऊंगा। ठीक है, अभी थ्योरी खत्म कर लेते हैं और 5 मिनट टाइम है, 10 मिनट टाइम है। और देखो, डायमेंशन, डायमेंशन किसको बोलते हैं? डायमेंशन है, इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट, इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए बेसिस, प्रेजेंट इन ए बेसिस। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ऊपर में जो हम लोग एग्जाम्पल दिए, आर स्क्वायर एक वेक्टर स्पेस था, आर स्क्वायर क्या था, ये वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं, v डॉट एस। ठीक है, आर स्क्वायर एक वेक्टर स्पेस था, उसका बेसिस क्या था, बेसिस था हम लोग ऊपर में देखा 1,0 एंड 0,1, ये दो एलिमेंट को लेके जो सेट है वो बेसिस बना। क्यों बेसिस बना? क्योंकि ये दो एलिमेंट के द्वारा आर स्क्वायर का कोई भी एलिमेंट को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स, माने एनी वेक्टर ऑफ आर स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a linear combination of these two vectors, ये दो जो वेक्टर देख रहे हो 1 0 0 1, ये दोनों का हेल्प से आर स्क्वायर का कोई भी एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन से, ये दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन से हम लोग एक्सप्रेस कर पाएंगे। मैं यहाँ कर चुका हूँ, ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो देखो, तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन किसको बोलेंगे, डायमेंशन बोलेंगे बेसिस में कितना टू एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, देख रहे हो सभी, कितना टू एलिमेंट है, 2, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, तो टोटल 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, तो डायमेंशन हो गया 2। किसका डायमेंशन, ये वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर का। डायमेंशन 2 मींस डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर इज 2, ऐसे लिखेंगे। तो देता हूं तो उसको समझ में आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर इज 2। व्हाई 2? बिकॉज बेसिस हैज 2 एलिमेंट, आर स्क्वायर का जो बेसिस है उसमें 2 एलिमेंट ही मौजूद है, इसलिए डायमेंशन होगा 2। वही लिखा हूं डेफिनेशन में, डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट्स बेसिस। ठीक है, तो बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं वो होता है वेक्टर स्पेस का डायमेंशन। ठीक है, तो ये हो गया एग्जांपल। तो अभी एक नोट में तुम लोग को लिखा रहा हूं, नोट को बेस करके कभी कभी क्वेश्चन सेट किया जाता है, नोट के अंदर नोट। तो पहले लिखते हैं वेक्टर स्पेस, एक कॉलम बनाते हैं, एक टेबल जैसा बना देना है, तुमको मजा आएगा, याद हो जाएगा। वेक्टर स्पेस, फिर उसका बेसिस
और फिर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, बेसिस को थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा देते हैं, देन डायमेंशन, डायमेंशन कितना है। तो वेक्टर स्पेस सपोज आर इज ए वेक्टर स्पेस, रियल नंबर सेट, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर को बोलते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज ए वेक्टर स्पेस, आर भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर, अच्छा, ओवर ए फील्ड, आर ये वेक्टर स्पेस ओवर, आर ये वेक्टर स्पेस, अच्छा, ओवर ए फील्ड ऐसे लिखते हैं, दो कलम बना देते हैं ऐसे करते हैं, और अच्छा नोट और अच्छा मिलेगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट लिखते हैं वेक्टर स्पेस v डॉट एस, फिर लिखते हैं ओवर द फील्ड एफ आई ई एल डी, ओवर द फील्ड, अच्छा नहीं है, ओवर द फील्ड, तो तुमको ऐसा नोट दे दे रहा हूँ, कुछ भी क्वेश्चन आए इसमें ही होगा। देखो वेक्टर स्पेस आर ये वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड क्यू, रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, क्यू सबको जानते हो, कैपिटल क्यू क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, कैपिटल आर को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। अच्छा, आर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड क्यू, एंड आर जो वेक्टर स्पेस है उसका बेसिस क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट, बेसिस सिर्फ वन को लेके उसका कोई भी एलिमेंट को एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। Then, अच्छा, और डायमेंशन क्या हो गया, बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, एक तो डायमेंशन हो गया वन। अभी आर स्क्वायर लिखते हैं, इसीलिए तुम लोग क्या बोलते थे, आर को प्लस टू में वन डायमेंशन बोलते थे, आर स्क्वायर को क्या बोलते थे, टू डी बोलते थे, तुम लोग याद आया, टू डी मतलब टू डायमेंशनल, प्लस टू में आर स्क्वायर को क्या बोलते थे तुम लोग, टू डी बोलते थे कि नहीं। यस सर। हाँ, टू डी, डी मतलब डायमेंशन, टू डायमेंशनल इसलिए बोलते थे। अभी देखो आर स्क्वायर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर, एंड उसका बेसिस क्या है, 1,0 एंड 0,1 जो सेट है ये उसका बेसिस है, और बेसिस में कितना एलिमेंट है, दो एलिमेंट, तो इसलिए डायमेंशन हो गया टू। किसका डायमेंशन, आर स्क्वायर का। आर स्क्वायर जो वेक्टर स्पेस है उसका डायमेंशन अगर पूछा गया तुमको एग्जाम में तो क्या लिखोगे, टू लिखोगे। उसका बेसिस पूछा गया तो 1,0,0। सिर्फ क्या यही बेसिस बन सकता है आर स्क्वायर के लिए, नहीं, और भी बहुत सारे बेसिस बन सकते हैं, लेकिन ये जो बेसिस है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है, माने ये सबको जानता है आर क्यूब। और अच्छा, बहुत सारे बेसिस हैं और भी मैं दिखा सकता था, बट चलो, आर क्यूब, आर क्यूब इज ए वेक्टर स्पेस, आर क्यूब भी इसका वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर, ठीक है, जिसमें से स्केलर आर, एंड बेसिस क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, माने एक तीनों को अगर एक रो में मैट्रिक्स में लिखेंगे तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0। तो बेसिस में कितने एलिमेंट है, तीन तो एलिमेंट, तो ये हो गया डायमेंशन 3, ठीक है। तो इतना ही अभी याद रखो, बस इन तीनों में से कोई तीनों को ही याद रखो। बस, और तो क्वेश्चन नंबर हम लोग जब करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 to 25 तुम्हारा और जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। नंबर दिखाई दिया टेबल, ओके। तो ये था, और क्या मैं दिखा रहा था, आर क्यूब का एक एग्जाम्पल देखा था।
आर क्यूब क्या है एक्चुअली तुम लोग जानते हो, आर क्यूब कैसे एलिमेंट्स ऑफ का सेट होता है, ए कॉमा बी कॉमा सी, और यार ए भी बी भी एंड सी ऑल आर रियल नंबर, ऑल आर रियल नंबर। फॉर एग्जांपल आर क्यूब में, एक्चुअली आर क्यूब में कौन कौन एलिमेंट है, बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, जैसे कि 2 3 5 कुछ लेते हैं, -1 3 2 0 1 0 कुछ भी एलिमेंट, ये सारे क्या है, बहुत सारे, ऐसे तो इनफाइनाइट होंगे, तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं आर क्यूब में। आर क्यूब में जो जितने एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट्स का कितना कितना कंपोनेंट होगा, 3 कंपोनेंट होगा। आर स्क्वायर में जो एलिमेंट है उनका कितने कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे, एक्सेट्रा, तुम लोग जानते हो। तो आर क्यूब में से जितने एलिमेंट हैं, सपोज 2 3 5 उठाते हैं, क्या 2 3 5 को हम लोग ये देखो टेबल को, देखो टेबल में आर क्यूब के लिए बेसिस कौन है, आर क्यूब के लिए बेसिस है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या ये 3 तो वेक्टर के माध्यम से आर क्यूब का कोई भी वेक्टर को एक्सप्रेस किया जा सकता है, यस। जैसे 2 3 5 एक वेक्टर है किसका, आर क्यूब का। आर क्यूब एक वेक्टर स्पेस है, इसका सारे एलिमेंट को क्या कहा जाएगा, वेक्टर कहा जाएगा। अर्थात 2 3 5 ये एक वेक्टर है आर क्यूब का, -1 3 2 ये भी एक वेक्टर है आर क्यूब का, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ आर क्यूब इज ए वेक्टर, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ आर क्यूब क्या है, एक वेक्टर है। तो हर वेक्टर को क्या 1 0 0, देखो 1 0 0 and 0 1 0 and 0 0 1 के द्वारा एक्सप्रेस किया जा सकता है, यस। कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा कि नहीं बोलो। अभी राइट साइड में जो तीनों को अगर ऐड करेंगे तो 2 3 5 आएगा कि नहीं बोलो, सबको ही बोलो आएगा ना। इसलिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 3 5 can be expressed as a linear combination of elements from its basis, elements from its basis. To every element of R cube, every element of R cube can be expressed as a linear combination of 1 0 0 0 1 0 0 0 1. That is why R cube का बेसिस कौन बनेगा, एक सेट जिस सेट में 1 0 0 0 1 0 0 1 रहेंगे, ठीक है। तो गारंटी सब कुछ समझ गए तुम लोग। तो इसको मैं जस्ट दिखा रहा था कि कैसे समझो, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर स्पेस बनाने के लिए उसमें भी एक एक बेसिस होते हैं, ठीक है। तो एक वेक्टर स्पेस का कितने बेसिस हो सकते हैं, बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं। सिर्फ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये सेट को बेसिस नहीं कहेंगे, और भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर बेसिस में क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, इट शुड बी द सेट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। उससे ज्यादा एलिमेंट लोगे तो वो लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। क्यों, काल भी एक बताया था टेक्निक। तो जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कितना क्यों एलिमेंट है, 3 को। अगर और एक एलिमेंट यहाँ भर्ती कर देंगे बेसिस में, किसमें, किसका बोल रहा हूँ, आर क्यूब का। जो आर क्यूब का जो बेसिस देख रहे हो टेबल में, उसमें 3 एलिमेंट है, उसमें अगर और एक एलिमेंट भर दोगे ना तो और ये बेसिस नहीं होगा, क्योंकि आपस में ये लोग लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। कैसे, सुनो क्या बोल रहा हूँ, और 1 मिनट पढ़ाऊंगा। तो जैसे कि हो गया टाइम, मुझे पता है। अच्छा देखो, जैसे कि आर क्यूब का जो बेसिस था, बेसिस ऑफ आर क्यूब क्या था, ये था 1 0 0 0 1 0 0 0। तो इसमें अगर कोई एक एलिमेंट ऐड कर देंगे, इसमें सपोज लेट अस ऐड एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ऐड कर दोगे तो सपोज ये हो गया एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, सपोज कोई भी 1 2 1 कोई भी ऐड कर देते हैं, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1
कितने एलिमेंट थे उसमें और एक एलिमेंट को हम लोग ऐड कर रहे हैं 1 to 1. नाउ दिस सेट सपोज ये B1 है. नाउ B1 इज नॉट ए बेसिस, इज नॉट ए बेसिस. क्यों बोलो? क्यों? कारण मैं तुम लोगों को बताया था. अच्छा, बेसिस कब होगा? ये अगर B1 अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो. कारण मैं तुमको एक नोट बताया था, अगर कंपोनेंट कितने हैं B1 में, हर B1 में जितने वेक्टर हैं सबका कितना कितना कंपोनेंट है? तीन तीन कंपोनेंट है B1 में. देखो B1 सेट में जितने वेक्टर्स हैं उसमें हर वेक्टर का कितने कितने कंपोनेंट्स है? ईच वेक्टर इज ए each vector has 3 component, but कितना तो वेक्टर है बोलो? B1 में how many vectors are there? 4 vectors. तो B1 में देखो, B1 में जितने components है, हर वेक्टर का कितने components है? 3 components. and number of vectors कितना है B1 में? number of vectors है 4. 4. so 3 is less than 4. 3 is less than 4. so B1 is linearly independent नहीं होगा. B1 is linearly dependent. कल बताया था, एक नोट बताया था, अगर कंपोनेंट्स कम है और वेक्टर्स ज्यादा हैं तो वो वेक्टर्स आपस में linearly डिपेंडेंट हो जाते हैं. तो बिना चेक किए, बिना कैलकुलेशन हम लोग फटाक से बता देंगे B1 is no more linearly independent. Now B1 is a linearly dependent set, so therefore B1 is not a basis. इसलिए मैं लिखा हूं B1 is not a basis. समझ में आ गया? बेसिस, इसीलिए बेसिस का जो डेफिनेशन है, बेसिस का डेफिनेशन क्या है? इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. उससे एक ज्यादा भी वेक्टर ऐड कर दोगे उस सेट के अंदर तो वो सेट और बेसिस नहीं होगा, वो डिपेंडेंट हो जाएगा. डिपेंडेंट हो जाने से और बेसिस नहीं होगा. बेसिस का डेफिनेशन बताया हूं, इट इज द सेट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. वही चीज तुम लोग को यहाँ दिखाया. क्या दिखाया? यहाँ से पूरा यहाँ तक मेरा क्या मकसद था कि बेसिस ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एक वेक्टर को अगर ऐड कर दोगे तो और वो बेसिस नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि वो लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा. वो मैं दिखाता. ठीक है? तो एडिंग, तो इसका कंक्लूजन क्या बताया था? कंक्लूजन बताया कि एडिंग खत्म हो गया, अभी छुट्टी. एडिंग मैंने ये क्लास खत्म. एडिंग एनी वन एलिमेंट टू ए बेसिस, the set becomes set is no more basis, no more. The set becomes linearly dependent. Set becomes linearly dependent. That is no more basis. No more basis. ये बताया. तो ठीक है, आज के लिए इतना पढ़ते हैं, इसको खत्म करते हैं. टाइम भी हो गया. नेक्स्ट क्लास वाला टीचर दूसरा करेंगे. ठीक है, बाय. नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे जब 12:40 में प्रॉब्लम करेंगे.